उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुलसचिवों, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयाग में स्वागत है। और मित्रों, आप देख रहे हैं कि क्लास आपकी फुल रनिंग मोड में है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू हैं और क्लास में आपके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को पूरा भी किया जा रहा है, उस पर अभ्यास भी हो रहा है और आप उसको रट भी रहे हैं। अब इस प्रक्रिया में आप पीछे भी हो जा रहे हैं, कुछ आगे भी हो जा रहे हैं। पीछे जो हो जा रहा है, जो इंतजार कर रहा है कि भी देखा जाएगा, वो पीछे हो जा रहा है और जो समय को पहचान लिया वो आ गया, इसमें लाइन और लेंथ में खड़ा हुआ है और अगली पंक्ति में खड़ा हो चुका है। तो अब बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि सहायक कुल सचिव में तीनों पेपर होते हैं और तीनों पेपर में आपका जो थर्ड पेपर है, जो आप सभी के लिए एक समस्या बना हुआ है और उस थर्ड पेपर को कितना आसान तरीके से पूरा किया जा रहा है, आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इसको देख रहे हैं। और आप लोगों में से ढेर सारे लोग देवप्रयागम आईएएस के अपने इस बैच के साथ और ऐप को डाउनलोड करके उसके साथ रेगुलर क्लास के साथ इस चीज को देख रहे हैं कि पेपर थर्ड जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार का फाइनेंशियल हैंडबुक है, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य संचालन के लिए वित्तीय नियमों का संग्रह है, वित्त पथ है और रूल और रेगुलेशंस हैं, आचरण नियमावलियां हैं। जैसा कि पिछले क्लासेज में सारे पूरे सिलेबस पर चर्चा की जा चुकी है और आपने देखा कि उसमें से अब तेजी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं। इसी पाठ्यक्रम को पूरा करने की दिशा में खंड 2 जो आपका बिल्कुल बेस है, जिसके अंतर्गत आपका भाग 2 और ये मूल नियम है और आप जानते हैं कि इस मूल नियम को हम लोग पूरा कर चुके हैं और आप लोग इस पर अपनी कमांड भी बना चुके हैं और इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 1/3 से ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से आ जाते हैं। यानी अगर 100 अंक का है तो 100 अंक में से लगभग 30 से 40 अंक आपके यहीं से आ जाते हैं। और सहायक नियम भी आपने देखा, सहायक नियम और प्रतिनिधान यानी डेलीगेशन एंड फॉर्म्स, तो फंडामेंटल रूल्स, आपके सब्सिडरी रूल्स और आपके डेलीगेशंस एंड फॉर्म्स, आप देख रहे हैं ये तीनों जो बेस है आपका भाग 2, भाग 3 और भाग 4, तेजी से इसको पूरा करने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और अब शुरुआत होने जा रही है बिल्कुल नए क्लेवर में आपका खंड 5। खंड 2 आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर खंड 5 पढ़ना है। खंड 5 में आपके भाग 1 का अध्ययन करना है। खंड 5 का भाग 1 आपका क्या है, वेतन भत्तों के संबंध में लेखा नियमों की जानकारी है, अकाउंट्स की जानकारी है, आपको इसका पूरा अध्ययन करना है और इसी के अंतर्गत हम लोग पूरे टॉपिक को देखेंगे। अब यहाँ चर्चा करते हैं आपके साथ क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होता है, लेखा नियम कौन कौन से हैं और इन लेखा नियमों के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने मूल नियम पढ़ लिया, सहायक नियम पढ़ लिया, प्रतिनिधान और प्रपत्र को हम लोगों ने देख लिया, जिसके अंतर्गत आपके बिल्कुल सेवाओं की शुरुआत होने से बेसिक अध्ययन को आपने पूरा देख लिया है। सारे अवकाश के नियम आपने देख लिए हैं, सभी प्रकार के कार्यभार ग्रहण काल से लेकर के जितने भी आपके बेसिक होते हैं, सेवाओं से संबंधित बेसिक रूल्स जितने भी होते हैं, आप उनका अध्ययन कर चुके हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, ऐसे आपसे भी भावी सहायक कुल सचिव जो नहीं जुड़े हैं, उनको भी जुड़ना चाहिए, नहीं तो फिर समय के साथ आप नहीं चल पाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आपको बता दें कि डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर वित्तीय हस्त पुस्तिका और इससे जुड़े कुछ टॉपिक पर आपके साथ निःशुल्क चर्चा हो रही है और इन चर्चाओं में आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है। कैसे अध्ययन किया जाए, कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाए। आंसर राइटिंग भी जैसे हमने अपने पिछले क्लास में चर्चा किया था, जो टेस्ट सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज के कुछ प्रश्न आपके साथ चर्चा किए थे, उसका एक मॉडल आंसर आपके साथ अब चर्चा करना है और ये अगले यानी संडे को, रविवार को उस पर चर्चा की जाएगी, मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है
कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या और कैसे का जवाब क्या होगा जब आप एक उसमें रहेंगे, एक फॉर्मेट में रहेंगे। वो फॉर्मेट आपके लिए क्या होगा, रामबाण होगा। क्यों आप उस फॉर्मेट रामबाण को आजमाएं, आपका एक ऐसा कंटेंट मिले जो कंटेंट क्या हो, आपका सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित कंटेंट हो। तो आइए इन सभी के लिए आप आज और अभी तुरंत जुड़िए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ। डाउनलोड करें देवप्रयागम आईएएस ऐप, जिस पर आपको सारी कक्षाएं टॉपिक टू टॉपिक आपको मिल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ए टू जेड आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको मिल रहा है निबंध की क्लास, आपकी हिंदी की क्लास और आपके सामान्य अध्ययन की क्लास। इन सभी से आप रूबरू हो रहे हैं तो तुरंत डीपीआईएस के साथ जुड़ें, देवप्रयागम के साथ जुड़ें। आते हैं, आज हम देखते हैं, चर्चा करेंगे इस पर। तो आपने पिछली कई कक्षाओं में आप लोगों ने चर्चा किया, यूट्यूब पर, डीपीआईएस यूट्यूब पर आपने चर्चा किया है। आपने देखा है भाग 2 के बारे में भी हमने आपके साथ चर्चा किया, भाग 3 के बारे में चर्चा किया, भाग 4 के बारे में भी शायद हमने कुछ चर्चा किया, डिटेल नहीं चर्चा किया है। तो अब आपको देखना है खंड 5। खंड 5 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका का जो खंड 5 है, जिसके अंतर्गत आपको आपके पाठ्यक्रम में केवल एक अध्ययन करना है। आपको क्या है, भाग 1 अध्ययन करना है, जिसमें हम लेखा नियम का अध्ययन करेंगे। और इस लेखा नियम में सारे चैप्टर भी नहीं है, उतना ही अध्ययन करना है जितना आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। लेकिन फिलहाल हम उन पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको अध्ययन कितना करना है, आपको अध्ययन करना है चैप्टर 4 से 18 तक अध्ययन करना है। तो आज हम देखते हैं ये 4 से 18 तक जो आपके सिलेबस हैं क्या क्या है, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके स्रोत क्या होंगे। देखिए, आप फाइनेंशियल हैंडबुक ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल हैंडबुक ना कि आप उसको कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं और उसी में आपका सारा समय बीत जाएगा। और एक एक बुक आपकी भी क्या है, 1000 रुपीज की है। तो जब 1000 रुपीज में आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर आपको बुक लेने की क्या जरूरत है, आपको क्लास के साथ जुड़ जाना चाहिए। और उस क्लास में जिसमें आपको सारे कंटेंट, एक रिचेस्ट कंटेंट आपको मिल रहे हैं। तो आप आइए आज और अभी तुरंत जुड़िए। देखिए खंड 5 में आपको, खंड 5 में भाग 1 आपका क्या है, लेखा नियम से संबंधित है। ठीक है, लेखा नियमों की जानकारी है कि क्या होते हैं लेखा नियम, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो लेखा नियमों की जानकारी है। लेखा नियमों की जानकारी दी गई है, चैप्टर 4 से चैप्टर 18 तक इसमें दिए गए हैं। अब देखिए चैप्टर 4 में आपका आता क्या है, चैप्टर 4 और 5 आपका जो है वेतन भत्तों से संबंधित जुड़ा हुआ है। इसमें आपका चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 और 5 दोनों अगर आप देखें तो ये जुड़ा हुआ आपका वेतन भत्तों संबंधी लेखा नियम। क्योंकि ये भाग 1 ही आपका किससे है, लेखा नियमों की जानकारी से है। और ये आपका है वेतन भत्तों संबंधी लेखा नियम है आपका। वेतन भत्तों से संबंधित लेखा नियम। अब आप जानते हैं कि देखिए हर विभाग में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर विभाग में अकाउंटेंट होते हैं। ऑडिटर तो हर विभाग में नहीं होते हैं, लेकिन अकाउंटेंट हर विभाग में होते हैं। बिना अकाउंटेंट के चलेगा ही नहीं। और यहाँ तक कि जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो फाइनेंशियल आपके जो लेन देन हैं, जो आपके बिल वाउचर मेंटेन करने हैं, तो आपका अकाउंटेंट ही बनाएगा। अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अकाउंट बना रहेगा तो फिर उसी के आधार पर आपका ऑडिटर जो होगा उसकी जांच पड़ताल भी करेगा। लेकिन अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जानते हैं वेतन भत्तों के संबंध में प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते या समय समय पर अन्य देयताएं उपलब्ध कराती है, और वो सब उपलब्ध कराया जाता है ट्रेजरी के माध्यम से। आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे
ट्रेजरी क्या होती है, राजकोष क्या होता है, भारत की संचित निधि से कैसे और राज्यों की संचित निधि से कैसे वेतन निकलता है, वेतन और भत्ते कैसे निकलते हैं, किस प्रकार से ये राजकोष यानी कोषागार में आते हैं और किस प्रकार से उप कोषागार में आते हैं। कोषागार और उप कोषागार क्या होता है, कोषागार कैसे संचालित किया जाता है, कोषागार के रूल और रेगुलेशंस क्या हैं, इन पर सभी पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिलहाल जहां वेतन भत्तों का निर्माण होता है, उससे संबंधित बिल और वाउचर्स बनाए जाते हैं, उससे संबंधित जितने भी आय व्यय के विवरण होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर यही सब देखेंगे कि वेतन भत्तों से संबंधित जो आपके अकाउंटेंट रूल्स हैं, ठीक है, उनको आप जानने का प्रयास करेंगे और इसी के आधार पर क्या होता है, सरकार के अपने वेतन भत्ते तैयार होते हैं, वेतन भत्तों के अकाउंट्स तैयार होते हैं हर विभाग के, और फिर उसे अप्रूवल किया जाता है और अंततः उसी का इंटरनल जो है ऑडिटिंग होती है। फिर आपका जानते हैं कि बाह्य उस पर जो है ऑडिटिंग होती है, लेखा परीक्षण होता है, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो पकड़ ली जाती है, और अगर नहीं पकड़ी गई तो क्या करते हैं, घालमेल कर लेते हैं। आप जानते हैं जब एक ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है विभाग का, तो उसमें उसकी कितनी खुशामद की जाती है। आपके कार्यालय अध्यक्ष से लेकर के और बड़े बाबू छोटे बाबू जितने भी हैं सब उसकी जी हजूरी में लगे रहते हैं। ऑडिटर साहब और ऑडिटर साहब कहाँ रुके रहते हैं, आपका विभाग जिस विभाग के आप होते हैं, आपके विभाग की जब ऑडिटिंग चलती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो ऑडिटर को गेस्ट हाउस में रुकाया जाता है, उसे खाने पीने के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। फिर क्या पहुंचना, क्या आवभगत होती है ऑडिटर्स की, और फिर चलते समय अच्छा गिफ्ट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, सब जरूरत है, आया है अपना काम किया चला जाएगा। लेकिन नहीं, आपने जो अकाउंट में हेरा फेरी की है ना, वो ऑडिटर ही है, जिसका जो तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र वही देखेगा उसको सब पकड़ में आ जाता है कि कहाँ कहाँ हेरा फेरी हुई है। आप चाहे जितने अच्छे तरीके से उसको दिखाएं, लेकिन जैसे आप जितना मेंटेन किए होते हैं, ऑडिटर साग लेता है, पकड़ लेता है, और वही पकड़ता है जहां पर आपने कमियां की हैं। इसीलिए अगर ऑडिटिंग सही से हो जाए तो समझ लीजिए कि एक एक पैसे का सब जो लेन देन है इधर उधर जो आया गया है सब पता चल जाए। लेकिन वो ऑडिटर भाई भी होते हैं, आते हैं और 2-3 दिन बढ़िया फर्स्ट क्लास गेस्ट हाउस में रहते हैं, आते हैं विभाग की ऑडिटिंग करते हैं और जाते समय अपना बैग भर लेकर के चले जाते हैं। तो ये होता है विभागों का जो तरीका है, सरकारी धन का जो जिस तरह से दुरुपयोग होता है, और उस पर सारे अधिकारी कर्मचारी अकाउंटेंट ऑडिटर्स सब किस तरीके से मिली भगत होते हैं। तो फिलहाल उसकी बात छोड़ दीजिए, आते हैं इसमें हम लोग यही देखेंगे कि किस प्रकार से वेतन भत्ते क्या होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मूल नियम में चर्चा कर चुके हैं, वेतन भत्तों के बारे में खूब ढेर सारे भत्तों के बारे में हमने चर्चा किया, जितने भी भत्ते होते हैं आपके उन सभी पर चर्चा किए हैं। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ट्रेजरी से इसका भुगतान कैसे होता है, कैसे उसके अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, अकाउंट्स तैयार होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या सावधानियां होती हैं, इनका सबका अध्ययन किया जाएगा। और यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन चाहे फुल में रहे चाहे शॉर्ट नोट्स में रहे, यहाँ पर आ ही जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में आपको फुल कमांड होनी चाहिए और अच्छे से लिखना होता है। ये से नहीं कि बस आप मान लिया आप विभाग में आप जानते हैं इसके बारे में, वो नहीं, आपको नियम बता करके लिखना है। प्रश्न आपका जो पूछा गया उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके साथ या तो दे दिया जाता है कि उपयुक्त नियमों के अनुसार उसको प्रस्तुत कीजिए, मान लिया नहीं भी दिया गया है तो भी इसका मतलब नहीं कि आप वित्तीय नियमों को छोड़ करके और आप निकल जाएंगे, नहीं, आपको वित्तीय नियमों के अनुसार आपको लिखना होता है, वित्तीय नियमों का संदर्भ देना होता है। इस तरीके से आप इसको मेंटेन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फुल कंटेंट आपका बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ, देवप्रयागम में DPIS के साथ। तो बिल्कुल विलंब न कीजिए, अभी भी आप बड़ी संख्या में विलंब कर रहे हैं, विलंब न कीजिए, नहीं तो आप अपने दौड़ में पीछे जा रहे हैं। दौड़ में आगे आने के लिए, रेस में आगे बढ़ने के लिए आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, उस समय आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा ना कीजिए कि समय आपका छूट जाए। आइए तुरंत आज और अभी ज्वाइन कीजिए DPIS देवप्रयागम IAS, और आप भी जानिए संपूर्ण पाठ्यक्रम और उसके एक एक कंटेंट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो वेतन भत्ते संबंधित लेखा नियमों पर हम लोग चर्चा करेंगे।
आपका चैप्टर 6 है अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन देयकों का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार देखिए इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। वेतन देयक क्या होती है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है, तो अधिकारियों का कैसे बनता है, कर्मचारियों का कैसे बनता है, इनके सभी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो चैप्टर 4-5 ये था और चैप्टर आपका 6 है, चैप्टर 6 है आपका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन देयकों का निर्माण करना है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन देयकों का निर्माण, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन देयकों का निर्माण करेंगे। यहाँ इसका पूरा ड्राफ्ट बनाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे निर्मित हो जाते हैं, इससे जुड़े हुए क्या क्या रूल और रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर हम वित्तीय नियमों का सहारा लेंगे और वित्तीय नियमों के आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार से वेतन देयक तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और उसी के कारण आपसे जो प्रश्न पूछे गए, ये सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और उसी प्रश्नों के रिगार्डिंग क्या करना है, आपको अपना आंसर को रूल और रेगुलेशंस के साथ जोड़ करके, वित्तीय नियम संग्रह के साथ आपको जोड़ करके इसको आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। कैसे होगा, इसके लिए आप हमारे कंटेंट को देखें, फुल कंटेंट जो आपको केवल और केवल DPIS में मिल रहा है, देवप्रयाग में मिल रहा है, इसलिए बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। आइए आज और अभी तुरंत जुड़िए और इस पूरी क्लास को आप रेगुलर वे में प्राप्त करें, सबसे सुव्यवस्थित क्लास प्राप्त करें, A to Z टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी का एक एक करके पूरा पढ़ाया जा रहा है और उस पर आपको पूरा अभ्यास कराया जा रहा है। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, एक ही जगह पे मिलेगा। तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए और आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ, समय के साथ चलिए, समय के साथ चलेंगे तो सदैव बने रहेंगे, नहीं तो फिर समय में किसी का इंतजार नहीं करता है। अगला है आपका जो चैप्टर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिष्ठान संबंधी नियम। यहाँ पर भी आपको आप देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दो बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। अधिष्ठान संबंधी नियम पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका है चैप्टर 7 है, अधिष्ठान संबंधी नियम। आपको देखना है। फिर आपका चैप्टर 8 है आकस्मिक व्यय। आपका है चैप्टर 8 है चैप्टर 8 आपका है आकस्मिक व्यय, ठीक है। विभिन्न अधिकारियों जिम्मेदारियों। अब आकस्मिक व्यय की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आप देखते हैं कि बहुत ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारे घोषणाएं बीच में होती रहती हैं। कुछ खर्चे जो होते हैं इस प्रकार के हो जाते हैं कि जो लोकहित में, सामान्य हित में आवश्यक होता है। आप अक्सर देखते हैं कि अनुपूरक बजट वगैरह आ जाता है और उसके माध्यम से भी आप क्या होते हैं, एक्सेस ग्रांट वगैरह जो दे दी जाती है वो भी आपके एक्सपेंडिचर के साथ ही जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई कौन कौन होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, और आकस्मिक व्यय जो होता है उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। आकस्मिक व्यय में सारे अधिकारी की जो और उससे जुड़े हुए, जो उस एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको कहाँ और किस रूप में किया जाना है, कितना खर्च किया जाना है, उसको पूरे लेखांकन के साथ, लेखाओं के साथ उनको क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियां क्या हैं इस संबंध में, और जो आपका फाइनेंस कंट्रोलर होता है, जो आपका वित्तीय नियंत्रक होता है, वित्तीय नियंत्रक की क्या जिम्मेदारियां, क्योंकि सारे
आप देखते हैं हर विभाग के अपने अपने क्या होते हैं, जो है यह फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, वित्तीय नियंत्रक होते हैं। वित्तीय नियंत्रक पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए पीसीएस रैंक का की पोस्ट होती है और इसमें ये जो होते हैं वित्तीय नियंत्रक जो होते हैं क्या करते हैं, सभी प्रकार के व्ययों से संबंधित उसको जो है मेंटेन करवाते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ और किस रूप में व्यय हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो अनिवार्य व्यय हो रहे हैं उसके जो स्वरूप हैं वो कहीं अलग अलग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसकी, फाइनेंस कंट्रोलर की होती है। और आप देखते हैं कि वही सबसे ज्यादा फंसते भी हैं। वित्तीय हेरा फेरी जैसे हुई, गबन जैसे हुआ, गबन में आप देखते हैं कि ढेर सारे फाइनेंस ऑफिसर जो होते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर होते हैं, सबसे पहले उन्हीं को बलि उन्हीं की होती है। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फाइनेंस कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, वित्त नियंत्रित होना और व्यय का नियंत्रण में होते रहना यह भी बहुत आवश्यक होता है। तो यहां से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपका है चैप्टर 10 है, चैप्टर 9 नहीं है। फिर यहाँ पर आपका चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 आपका है ऋण एवं अग्रिम संबंधी लेखा नियम, भी इंपॉर्टेंट है। ऋण नियम क्या है और अग्रिम संबंधी लेखा नियम क्या है। अग्रिम संबंधी जो लेखा नियम है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछा गया है उस पर चर्चा करेंगे। फिर आपका आता है चैप्टर 13, आता है निर्माण कार्य संबंधी लेखा नियम। आपका आता है चैप्टर 13, ये आपका है निर्माण कार्य संबंधी लेखा नियम। निर्माण कार्य संबंधी लेखा नियम, लेखा नियम है। फिर आपका आता है चैप्टर 18 है, आपको देखना है चैप्टर 18 देखना है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपको देखना है सेवा संबंधी निधियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा संबंधी निधि क्या क्या है, निधियां, और इसमें आपको देखना है कर्मचारी भविष्य निधि क्या है, ईपीएफ, जीपीएफ अभी आप देख ही रहे हैं। तो ईपीएफ जीपीएफ सब आप यहां पर देखेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि आप देखेंगे, ईपीएफ के बारे में आप देखेंगे, जीपीएफ के बारे में आप देखेंगे, और थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ पीपीएफ पर भी कर देंगे। तो ईपीएफ क्या है, जीपीएफ क्या है, पीपीएफ क्या है, इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका खंड 5। इस पूरे खंड 5 पर आप देखते हैं लगभग यहां से 2-3 प्रश्न आपके यहां से आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपकी कुछ प्रश्नों पर आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, उस टॉपिक पर आपका पूरी तरीके से अधिकार हो जाएगा। तो अगर आप मूल नियम, सहायक नियम को समझना है और आपको पिछले कक्षाओं को भी आपको देखना है तो आप इन सभी को इसके साथ हमारे क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। आपने जैसा कि देखा क्लास में कि ये आपका खंड 2 भाग 2 भाग 3 और भाग 4 माने भाग 2 से 4 तक के मूल नियम, सहायक नियम, प्रतिनिधान, और इसके बाद फिर आप खंड 5 में पढ़ेंगे क्या, भाग 1 पढ़ेंगे जिसमें लेखा नियमों की पूरी जानकारी है। इसमें चैप्टर 4 से लेकर के 18 तो कुछ चुनिंदा चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, इनको आपको अध्ययन करना है, इस पर आपको अभ्यास करना है, इस पर आपको बेहतरीन कंटेंट तैयार रखना है जिससे कि आपको सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए और सब कुछ आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। इन सभी के लिए आप आइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए। आप DPIS देवप्रयागम IAS और आप भी बने 2025 में,
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की शानदार गरिमामयी पद सहायक कुल सचिव। मत चूकिए, आइए तुरंत ज्वाइन कीजिए सहायक कुल सचिव के लिए। और पेपर थर्ड तो आपका तैयार ही हो रहा है, और विद इन 1, मतलब आप ये मान करके चलिए कि एक ही साथ आपके तीनों पेपर वेल मेंटेन होकर के तैयार होते चल रहे हैं। इंतजार मत कीजिए, DPIS यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और देवप्रयागम IAS को ऐप को आप तुरंत डाउनलोड कीजिए और जुड़िए आप देवप्रयागम के साथ। आप भी अपनी तैयारी में पीछे न रह जाएं, इसलिए तुरंत करना है, जरूर करना है, आज और अभी करना है। इसी के साथ फिर अगली क्लास में मिलते हैं, इसके डिटेल स्टडी के साथ मिलेंगे। और अगली क्लास में संडे को भी हम लोग चर्चा करेंगे, किस पर, मॉडल आंसर पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन सभी के लिए आप DPIS से बने रहिए, जुड़े रहिए और लगे रहिए।